नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर के बाद भी आखिर बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है इस सीजफायर को लेकर। और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान की बातचीत से सच में शांति आने वाली है या ये सिर्फ एक और कूटनीतिक ड्रामा है। दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पर अहम बातचीत होने वाली है। इस्लामाबाद का आलीशान होटल सेरेना इस ऐतिहासिक वार्ता का गवाह बनेगा। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस टीम का नेतृत्व करने वाले हैं। इसमें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरानी मीडिया के अनुसार संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा सीजफायर। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान समर्थित गुट और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को किसी भी तरीके से रोक लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस चर्चा में लेबनान का मुद्दा शामिल होगा, क्योंकि इजराइल इसे सिरे से नकार रहा। ईरान ने इजराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की चिंता एक दफा फिर से बढ़ गई कि सीजफायर तो हो गया लेकिन हॉर्मुज नहीं खुला। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत शुरू होने से पहले ही सीजफायर के 3 बड़े नियम तोड़ दिए थे। पाकिस्तान में बैठक होने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इसके जरिए शांति मिलेगी। डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में आज की बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। तनाव कम करने के लिए पहली बड़ी पहल इसे माना जा रहा है और पाकिस्तान खुद को शांति दूत इसमें बनाता हुआ पेश करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर से यहाँ पर ट्रंप जो है हमला करेंगे, लेकिन हम लोग मध्यस्थ बनते हुए इन हमलों को रोकने के पक्ष में है। लेबनान में कोई सीजफायर नहीं। नेतन्याहू ने यहाँ पर सीधे तौर पर क्लियर 2 टूक शब्दों में बात रखी है कि लेबनान का मसला सीजफायर का हिस्सा नहीं है। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डील, दिस पैक्ट। 14 दिनों की यानी कि 14 दिनों की एक प्रक्रिया है। अंतिम शांति अभी दूर है। इस पैक्ट के जरिए क्या ये शांति आने वाली है? नेतन्याहू की नई चाल अब देखिए। सीजफायर के बीच कूटनीतिक पहल यहां पर देखने को मिल रही है। कूटनीतिक डिप्लोमेसी इस टर्म्स में खेली जा रही कि नेतन्याहू ने बातचीत को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह पर हमले को सीजफायर का पार्ट नहीं बताया है। साथ ही आपको बता दें, इजराइल लेबनान के बीच सीधे संवाद की तैयारी है और यह भी कहा जा रहा है कि इस कड़ी में इस बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। ये जो सालों से चली आ रही द्वेष है, ये दुश्मनी है, इसका अंत कैसे होगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर बड़ा सस्पेंस। लेबनान में युद्ध विराम तक बात नहीं। ईरान हमारे वार्ताकार पाकिस्तान नहीं पहुंचे। ईरान की तरफ से ये स्पष्ट इस वक्त किया जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया का ये बड़ा दावा है, लेबनान में युद्ध विराम तक बात नहीं है और ये भी कहा जा रहा है हमारे वार्ताकार जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। अब ईरान का ये पक्ष कितना इंपॉर्टेंट और कितना दिलचस्प है आप समझिएगा। इस बीच इस कड़ी में एक जो सबसे बड़ी गुत्थी, सबसे बड़ी थ्योरी इस्लामाबाद, जहां पर यह वार्ता होनी है और वार्ता से क्या मंथन के जरिए अमृत निकलेगा सीजफायर नाम। और सीजफायर अगर इस तरीके से होता है तो क्या ये परमानेंट होगा या ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में वक्त की अगर कहा जाए संजीदगी को देखते हुए किया गया है कि ताकि हॉर्मुज खुल जाए और हथियार भी लोड हो जाए। लेबनान में युद्ध विराम तक बात अभी नहीं पहुंची है। हमारे वार्ताकार पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया का यह बड़ा दावा इस बीच सामने आना यह दिखाता है कि इस वक्त शांति थोड़ी दूर की यहाँ पर इस वक्त गुत्थी है। अभी शांति बनेगी नहीं बनेगी, इस्लामाबाद के रास्ते ये शांति का प्रस्ताव जो आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मध्यस्थ देश पाकिस्तान खुद को शांति दूत बता रहा है, क्या वो ये करने में सफल हो पाएगा। अब ईरान की सरकारी मीडिया का तो ये बड़ा दावा आ गया, लेकिन इस बीच सवाल यही कि लेबनान, हिजबुल्लाह और तमाम संगठन जो है वो इस वक्त
जो तस्वीर दिखा रखी है, क्या वो हमले रोकने वाले हैं? हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही मल्लिका पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। पहला सवाल दीवान सर आप ही से। जय हिंद सर। और सवाल ये कि सीज फायर तो एक मात्र इस वक्त ड्रामा सा नज़र आ रहा है सर, क्योंकि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है इजराइल, वो इसका पार्टी नहीं है, वो इसका हिस्सा ही नहीं है। हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं प्रतिनिधि अमेरिका के जा रहे, ईरान के जा रहे हैं, बट नोवेयर ऑफ इजराइल। धन्यवाद रितु जी, जय हिंद। आपको भी नमस्कार, आपको पैनलिस्ट को भी, आपके दर्शकों को। देखिए, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। शुरू तो हुआ है, अच्छी बात है, रुक गई, बर्बादी रुक गई। अब देखने वाली बात है कितने दिन आगे चलती है। तो मेरा इसमें आंकलन ये है, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए, ईरान कहेगा, अमेरिका कह रहा है, इजराइल तो आ भी नहीं रहा है। फिर भी एक ग्राउंड बना है जिसके ऊपर शायद ये बात 70-80% मुझे लगता है खरी उतरेगी। ये गाड़ी चल रही है, फट 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 तकलीफ से चल रही है। 2 हफ्ते तो है ही, क्यों 70-80% रुकेगी? दो हफ्ते तो रह जाएगी चीज कायम। क्यों रह जाएगी? जो त्रुटियां चलती रहेंगी। उस पे कंफ्लिक्ट है, इजराइल कुछ लेबनान को अटैक कर रहा है, वो कंफ्लिक्ट चलता रहेगा। बात क्यों रुकेगी? क्योंकि दोनों पार्टियां, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। ईरान भी और अमेरिका भी, वो चाहते हैं अमेरिका का असला खत्म है, पर ये तो आपने जो अभी बात कही है, ये तो एक कहावत के जरिए कही जाती है ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। आपने कहा कि आग दोनों तरफ लगी है, आग तो ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। वो चाहते हैं आना। और क्या है, अभी आप देखिए, न्यूज पढ़ी, चाइना के 14 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असला लेके आए हुए यहाँ पे ईरान में उतर गए हैं। तो ये जो 2 हफ्ते का पॉज है, ये जो रिचार्ज का पॉज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है ना, 60-100 किलोमीटर रिचार्ज करो, दोनों रिचार्ज कर रहे हैं। अच्छा। कितने सीरियस हैं, चांस ले रहे हैं, क्या पता शायद काम हो भी जाए, पर तब दोनों चीज तैयार रखो। ना हिपोक्रेसी तो नजर आ रही है दीवान सर, डोनाल्ड ट्रम्प की हिपोक्रेसी तो डेफिनेटली इसमें है। जहाँ सर जरा इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम देखते हैं कि एक तरफ एक ऐसे देश को आपने चूज किया जिसको आप मध्यस्थ बना रहे हैं, पाकिस्तान, जो अपने देश के भीतर अपने देश के मसलों में मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज, ये जो इस्लामाबाद वाली वार्ता है, इसमें इजराइल इज नोवेयर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन और दिस डील और दिस पैक्ट। तो ये बारूद अभी हम देखें कि सुलग ही रहा है या फिर ठंडा पड़ गया है, या सिर्फ हथियारों को रीलोड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ड्रामा रच दिया। ऋतु जी, जब किसी चोर को सिपाही बना दीजिए तो आने वाले समय में क्या क्या गड़बड़ होने वाली है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये चोर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहे हैं? तो जब उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मीडिएशन की, जिसको कि चोरी के अलावा और कुछ नहीं आता, जो खुद एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, जिसके यहाँ पे सारे तरह के जो टेरर के फंदे हैं, पूरे विश्व का धागा आके वहां से जुड़ता है, तो उसके लिए एक ये बड़ा नया रोल है। शहबाज शरीफ कह लीजिए या मुल्ला मुनीर कह लीजिए, उनके लिए एक नया रोल है। तो गलती तो होगी ही, और वो गलती उन्होंने शुरू से ही दिखाना शुरू कर दिया है। जब ट्रम्प के मैसेज को उसने अपने तरफ से ट्वीट कर दिया, बिना पढ़े बिना समझे कि वहां से क्या आया है, तो वो बात अलग है। लेकिन देखिए, अगर शांति स्थापित हो, चाहे 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, तो इट इज अ वेलकम साइन। इसमें गीता में भी देख लीजिए, कृष्ण ने यही कहा था कि अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के नुकसान के बावजूद अगर आपको शांति मिले, अगर युद्ध रोक सकें तो रोक लीजिए। तो उस दृष्टि से अगर देखिए, तो अभी जो भी हो रहा है वहां पे, चाहे पाकिस्तान उसमें मीडिएशन कर रहा हो। सर असलियत बताइएगा, आपके गले से उतर रही है, पाकिस्तान एंड मीडिएशन, हाउ इज दिस कनेक्टेड सर? देखिए, किसी के गले से नहीं उतर रहा है। कल एक डिस्कशन में इंटरनेशनल चैनल पे था, तो वहां भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये थू पाकिस्तान करवा क्यों रहा है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीजें छपी हुई हैं कि क्या यहाँ पे हुआ है। तो
उसके ऊपर मत जाइए। लेकिन मैं ऋतु फिर से दोहराता हूँ, हानि बहुत हो रही थी, जो जान माल का नुकसान हो रहा था, जो ईरान का नुकसान हो रहा था। मैं ईरान का किसी तरह से मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ईरान एक रेडिकल स्टेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान का जो प्रॉक्सी हमास है, उसने इसराइल के सरजमीन पे जाके जेनोसाइड किया था, औरतों को बलात्कार किया था, उनको मार दिया था, उनको बलात्कार करके जला दिया था, बच्चों तक को, बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने शूट की थी। तो इसके लिए तो कभी उसको क्षमा की ही नहीं जा सकती है। तो ऐसे रेडिकल ग्रुप को आप जितना मार सके मारिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो जो बाकी लोग जो मर रहे थे, उसके लिए जरूर एक चीज है कि अगर ये वॉर थम जाए, ईरान को भी समझ में आ गई है, उसको बहुत मार पड़ी है, उसकी थल सेना जो है, उसके जो जमीन के एसेट्स हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एयर डिफेंस का हो, चाहे नेवल एसेट्स हो सरफेस पे, इसको बहुत क्षति पड़ी पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये समय अब वो बिताएगा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में? जैसे आपने कहा, जैसे भी दीवान जी कह रहे थे कि चाइना से जो एयरक्राफ्ट आ रही हैं सामान लेके, हो सकता है कि वो एयर डिफेंस के सामान लेके आ रहे हों, हो सकता है कि कुछ और सामान लेके आ रहे हों, जिसको कि आईआरजीसी अपने अपने इसी खेमे में इसी सवाल के साथ मैं मल्लिका पांडे जी का एक बार रुक करना चाहूंगी। दिनेश शर्मा सर कर्नल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनका इसके बाद मैं रुक करूंगी। दिनेश सर, आपका भी स्वागत है। हालांकि मल्लिका जी, सवाल आपसे मेरा ये है, अभी हम अगर टीम देखें डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें उनके दामाद भी है, जेडी वेंस हैं, और जो भी ग्रुप उन्होंने सेट किया है सारे उनके बहुत करीबी लोग हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हम ईरान को देखें तो वहाँ पे गालिबफ जो स्पीकर हैं, ही इज़ प्रेजेंट फॉर दैट कॉन्वर्जेशन। तो गालिबफ की बात को क्या सीरियसली आईआरजीसी लेगी? एक सवाल। और दूसरा सवाल, इसमें इजराइल नहीं आ रहा है तो इजराइल की नज़र कैसे बनी होगी इस पर? नमस्कार रितु जी, देखिए आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं और इसमें एक एक ऐड करूंगी। जब आप झा सर से भी पूछ रहे थे कि इस्लामाबाद की मध्यस्थता और उन्होंने इस्लामाबाद डायलॉग्स करके जो फैंसी सा शब्द चुना है, उसमें एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि रितु जी, वेन्यू देना और सोल्यूशन देना दो अलग बात है। पाकिस्तान अपना एक वेन्यू दे रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। बट उनके शहबाज शरीफ एक बड़ा फैंसी सा ट्वीट लिखते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा, लेबनान को भी हम वहां भी सीज फायर होगी, वहीं पर यूएस और इजराइल इस चीज के लिए मान नहीं रहे। तो दिस एक्सप्लेन्स कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कितनी है पूरे ग्लोबल डिप्लोमेसी में और इस इस्लामाबाद डायलॉग में। वो एक वेन्यू दे रहा है, एक वेन्यू का काम कर रहा है जहां ये सब आके एक मध्यस्थता कर रहे हैं। कई ग्रुप्स तो चर्चा कर रहे हैं टेबल नहीं है। मालिका जी, मैम, ये चर्चा इस वक्त पूरी डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में चल रही है कि जो अरबों खरबों का कर्जा ले रखा है वो चुका नहीं पा रहे हैं। एंड बिकॉज एलाइज है अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान अगर गया तो फिर साथ देने वाला कोई देश बचेगा भी नहीं। देखिए रितु जी, अच्छा है ना, पाकिस्तान का कहीं से तो टूरिज्म बढ़ रहा है, चाहे डिप्लोमेसी के ही सही। वैसे तो टूरिस्ट आते नहीं है, बट यही डिप्लोमेसी ही सही। और वेस्ट एशिया में क्योंकि उसको माना जाता है, सो कॉल्ड माना जाता है कि वो सऊदी के करीब है, ईरान के करीब है, इसीलिए वहां पर आके डायलॉग और डिस्कशन है और वो किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। देखिए, भारत भी चुना जा सकता था, भारत का एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता। हमने कहीं ना कहीं देखा शहबाज शरीफ ने सीधे कॉपी पेस्ट करके एक ड्राफ्ट मैसेज डाल दिया, उनकी मौखरी बन गई उस पर। तो भारत और अन्य देश ये कभी नहीं कर सकते जैसा पाकिस्तान कर सकता है। वो एक वेन्यू भी बनेगा, वो एक बड़ा अच्छा होस्ट है जो पूरी तरीके से एवरीथिंग लेट डाउन कर देगा अपने गेस्ट के लिए। तो और बाकी आते हैं रितु जी, जो आपने बात किया, जहां पर बिल्कुल सुना जाएगा, ईरान अभी मध्यस्थता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट हल्के हल्के हम देख रहे हैं कि उसका भी टोन कहीं ना कहीं बदल रहा है। वो भी चाहता है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और बहुत सारी अभी एनालिसिस आ रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो साथ में बैठने के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं अब ईरान भी एक हाथ बढ़ाते हुए आगे दिख रहा है, क्योंकि उसके भी रिसोर्सेज आउट हो रहे हैं। अराक्ची की बात आ रही थी कि वो आएंगे, बट वो नहीं आ रहे हैं। इनकी तरफ से इनके स्पीकर आ रहे हैं और उनके वहां पर दामाद आ रहे हैं, विटकॉफ आ रहे हैं और जेडी वैंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्यस्थता के पॉइंटर्स बन रहे हैं। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी यूएस डील के करीब आता है तो हम नेतन्याहू को देखते हैं कि वो सडनली हताश हो जाते हैं, वो व्हाइट हाउस का चक्कर लगाने लग जाता है। पिछले साल भी हमने देखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में, जब क्लोज टू डील था ओमान और ईरान और यूएस क्लोज टू डील था ओमान में बैठ के, तो हमने देखा कि नेतन्याहू ने अटैक कर दिया।
हमने देखा कि 2021 में भी जैसे ही बाइडेन सरकार चाहती थी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की तरह कुछ ऐसा प्लान बन जाए ईरान के साथ, तो हमने देखा Absolutely, yes. फिर से 2021 में अटैक कर दिया इजराइल ने ईरान पर। तो जैसे ही डील के करीब आते तो ऋतु जी नेतन्याहू और कहीं ना कहीं क्योंकि हम देख रहे हैं नेतन्याहू यूएस को के अपने दोनों के अस्तित्व को एजेंडाज बचाना अलग हो है। चुके हैं इस पॉइंट मालिका पर। जी, अभी जो लबोलुआब ये है कि इजराइल को, ग्रेटर इजराइल कैसे बनाना है, अपने एग्जिस्टेंस को आगे कैसे ले जाना है, दैट्स द टारगेट ऑफ नेतन्याहू। दिनेश सर, इस पर जरा आप अपनी राय दीजिएगा। अभी इस वार्ता का अगर देखें तो पर्सपेक्टिव है क्या? क्या ये वही एजेंडा है जिसके बारे में बात हो रही है, या कुछ और पर्दे के पीछे खेल चल रहा है? एंड सेकंड थिंग, क्या अभी इसके जरिए कुछ अमृत निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, या खाड़ी में और इससे तनाव बढ़ने वाला है रीजनल तौर पर? हमारे झा सर ने और पांडे दूसरे पांडे मैडम ने जो बताया इस्लामाबाद के बारे, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को भूल गए हैं। पाकिस्तान के बारे में बातचीत की है, लेकिन ये भूल गए कि भाई उनकी तो पार्लियामेंट जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर और मुनीर को जो है नोबेल पुरस्कार देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए कि मतलब अभी कोई शांति की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान से मांग आने लग पड़ी है कि ये दो व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं, एक मुल्ला मुनीर और ये शहबाज शरीफ, इनको जो है शांति दूत हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए इससे ज्यादा कोई सर, आइडियल नोबेल आदमी पुरस्कार नहीं है। मिले ना मिले, ये अब कॉन्वर्सेशन माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद वापस आ रही हूँ, फिर दीवान सर का भी रुख करना है। इस बीच बड़ी खबर ये कि इजराइल का लेबनान पर भीषण अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर पलटवार, तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन भी लगाया है और सीजफायर तक हमला रोकने की अपील की है। ये स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर सीजफायर हो रहा है तो इस तरीके के हमले रुकने चाहिए। तेल अवीव पर ये रॉकेट हमला ये किस पार्ट का हिस्सा है, और ये खास तौर पर कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि सीजफायर तक इन हमलों को लेकर तस्वीर सुधारी जाए, हमले नहीं होने चाहिए। दिनेश सर, आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन दीवान सर, मुझे आपसे एक चीज जाननी है। ये जो एक देश है पाकिस्तान नामक, आतंकिस्तान नामक, ये खुद अपने लिए एक ट्वीट नहीं लिख पाते हैं, ड्राफ्ट वाला मैसेज कॉपी कर देते हैं, एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एज शांति दूत। रितु जी, आप देखिए 1990 में निक्सन और किसिंजर को माओ से मिलवाने में पाकिस्तान का हाथ था। लेट अस गिव द डेविल हिज ड्यू। अभी ठीक है, वो उनको मौका मिला है कि एक अपनी जगह दें, मीटिंग का रूम दें और पोस्टमैन की तरह काम करें। ट्रम्प का मैसेज ईरान को पहुंचाएं, ईरान का ट्रम्प को पहुंचाएं। तो अमेरिका को तो उनको छोड़ दीजिए, उसको तो बड़ा चढ़ा कहेंगे वो तो। और अभी उसमें बेंजामिन क्या- नेतन्याहू ने फोन भी मिलाया है ट्रंप को। करेक्ट। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है मेरी समझ में, अंदर खाने को डील मेकर है ट्रम्प, तो वॉर फाइटर तो है नहीं, वो नजर अभी भी आ गया, फेल हो गए। तो वो डील मेकर के चलते अंदर खाने इजराइल को थमाएंगे, भाई लेबनान पे कम करो, बोलेंगे नहीं कि हमने बंद किया है, वो कम हो जाएगा और ये बात आगे चलेगी। पर आगे चलेगी, सवाल ये है कि हो सकता है 2 हफ्ते के 3 हफ्ते भी हो जाए, और हो सकता है 4 हफ्ते भी हो जाए, और हो ये ढूंढेंगे रास्ता दोनों, क्योंकि ये रिचार्ज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है 100 किलोमीटर बाद, रिचार्जिंग के लिए दोनों इकट्ठे हो गए, पर दोनों चाहते हैं। पर सवाल ये है, चीज सारी कहाँ टूटेगी? जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पे जाके टूटेगी। क्यों? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अब ट्रंप ने क्या किया है, ईरान को हक दे दिया है, भाई ये तो आपकी है, आप $2 मिलियन लो। उसके फेवर में एक चीज ये है कि $2 मिलियन अगर लेते हैं तो एस्टिमेट है यूएनओ का 3-4 हजार शिप्स निकलती हैं साल में, तो $200 बिलियन ईरान को फायदा होगा। अब ईरान ने तो कहा है हमारा $500 बिलियन नुकसान हो गया है, तो 2-3 साल में कलेक्ट करने दो, अपनी हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। पर दुनिया सर, इसे कहेगी। कंप्लीट कीजिएगा दिनेश सर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात को भी, और मुझे ये बताइए कि अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन मिलाया है डोनाल्ड ट्रंप को, इस सेइंग कि सीजफायर तक हमले नहीं होने चाहिए, तो क्या अब बेंजामिन नेतन्याहू की बौखलाहट भी आ रही है? दीवान सर, आप भी बताइएगा, पहले दिनेश सर। देखिए मैडम, ऐसा है कि जिस प्रकार से लेटेस्ट खबरें आ रही हैं इजराइल की तरफ से, वहां से एक खबर निकल के आ रही है कि इजराइल जो है वो लेबनान के साथ जो है बातचीत करना चाहता है, और इसके लिए शायद वाशिंगटन की जगह चुनी गई है। अब कब होगी, किन तथ्यों के ऊपर होगी,
इसके बारे में तो अभी आने वाले दिनों के अंदर ही क्लियर होगा। दूसरा बात सर जो आपने आपने कहा पहले कि सेगमेंट बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दीवान सर बातचीत के लिए तैयार कैसे हो गया? अभी तक तो नहीं थे तैयार इजरायली प्रधानमंत्री। अभी तक तो उनके बयान आ रहे थे कि हम विल नॉट बी इन टॉक्स फॉर लेबनान। अनम्यूट कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच ओ रही। सॉरी, जी नहीं म्यूट है, अनम्यूट है। प्लीज मैं वही प्लीज कहना प्लीज चाह कैरी रहा ऑन। हूँ। या हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। इस जो 2 हफ्ते का विंडो मिला है दुनिया को और अमेरिका और ईरान को, वो पूरी कोशिश करेंगे कि बात आगे बढ़े, परमानेंट पीस हो जाए। तो परमानेंट पीस के सामने मैंने बता रहा था कि होर्मुस एक ऐसा मुद्दा आएगा जो नहीं करने हो, जो रोकेगा इस चीज को परमानेंट बनने के लिए। और रूस भी चाहता है ना रुके, चलता रहे, ये भी रुकने का फैक्टर है। और अच्छा, चीन भी चाहता है ना रुका है। पर कमिंग बैक टू इजराइल, अंदर खाने अमेरिका विदाउट बिग डिक्लेरेशन हमने बंद कर दिया है, हम एग्री करते हैं, 10 पॉइंट में लिखा ही था, आपने तो ईरान ने लिखा था, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। पर प्रैक्टिकली 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 मेरी समझ में लेबनान के ऊपर इसराइल के अटैक कम हो जाएंगे। और ये चीज, ताकि बात कुछ निकले, ये मतलब कुछ बंधन से कुछ तो मक्खन निकले, पानी में ना मारते रहेंगे, कि पर दोनों वो चाहते तो हैं। पाकिस्तानी तो ख्वाजा आसिफ तो कैंसर बता रहे हैं इसराइल को। क्या कह रहे हैं? कैंसर है इसराइल, और उसके अरे बाद वो तो बेंजामिन देखिए, नेतन्याहू ख्वाजा आसिफ की थू थू कर ऋतु जी रहे आप हैं। सही कह रहे हैं। देखिए, ये बयान बहादुर हैं, सारी ट्रम्प की लाइन पे चल रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे देने का कोई इसका मकसद है नहीं। असल में दुनिया भी पीस चाहती है। और जब बताइए, ये नहीं है साउथ एशिया का, इंडिया का डॉलर ऑयल प्राइस बढ़ गया, जीडीपी 1% कम हो जाएगा। अमेरिका में $2 पर गैलन, वो $4.5-5 पर बैरल हो गया है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है ना कि जो ओवरऑल सप्लाई कम हो गई तो डिमांड प्राइस बढ़ेंगे। और रशिया क्यों नहीं चाहता वॉर रुके? 2 कारण। रशिया कहता है, भाई आपने मिस्टर ट्रम्प 4 साल हमारे नाक में दम किया है यूक्रेन को असला देके, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है, तो हम नहीं चाहते ना रुके। और दूसरा, अब वो कह रहे रूस हैं का, अभी तो शुरू ही हुआ था, अभी थोड़ा सा और होना चाहिए करेक्ट था। करेक्ट। यस, आपने जहाँ सर इस पर जरा बोलिएगा मुझे कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल कि अगर इस तरीके की टिप्पणी ख्वाजा हाँ आसिफ जी, करते हैं दैट वुड बी डेंजरस फॉर पाकिस्तान, इसमें कितनी इंटेंसिटी है? जब हम लोग बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी, उसको भी हाईलाइट करनी पड़ेंगी। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में जो बात हुई है, उसमें ट्रम्प ने सजेस्ट किया हुआ नेतन्याहू को कि गो ऑन लो की, उन्होंने स्टॉप करने के लिए नहीं कहा हुआ लेबनान पे हमला, गो ऑन लो की, बिकॉज वो एक अलग मामला है, क्योंकि एक समझौता हुआ था यूएन के चार्टर के अंदर में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में कि लेबनान जो है, लेबनान में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति फौज जो है वहां पे तैनात होगी, उसके निगरानी में हिजबुल्ला जो है सदर्न लेबनान से निकाला जाएगा, उसकी आर्मिंग बंद की जाएगी, और फिर इसराइल उसके ऊपर में हमला नहीं करेगा। तो हिजबुल्ला ने उस चीज को तोड़ दिया हुआ है, और इसीलिए लेबनान सरकार भी हिजबुल्ला से ना खुश है। लेकिन लेबनान का नुकसान काफी हो रहा है, तो मैं जैसे सीधे आपसे पूछ ही लेती हूँ कि इजराइल चाहता है कि ये वार्ता सक्सेसफुल हो या नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसराइल के लिए देखिए, हमेशा के लिए ये एक एक डर रहेगा कि जिस दिन ये सीज फायर शुरू हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद फिर से ईरान जो है वो अपना यूरेनियम रिप्रोसेसिंग शुरू करेगा, एनरिचमेंट शुरू करेगा, और फिर से वो 92% पे आगे पहुंच जाएगा, जो कि वेपन ग्रेड यूरेनियम है, पहली चीज। दूसरा, एक और खबर जो जो सबों को पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम लीडर है अभी का, ईरान का, उसने कल रात में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसने कहा था कि हम हॉर्मुज के लिए एक नया पैराडाइम बना रहे हैं। ये समझा जाता है कि ये जो कल 9 शिप जब वहां से गुजरे थे, ये उससे थोड़ा सा अलग होगा, शायद कुछ वहां पे रियायत दी जाएगी, ये उनका बयान है, इसको आप ध्यान में रखिए। और तीसरी, जो पाकिस्तान का जो मामला है, इसको भी थोड़ा सा आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना होगा, क्योंकि जब वैंस से जब पूछा गया था परसों कि ये लेबनान का वार्ता कहाँ आके रुक गया है, तो उन्होंने कहा था देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग,
और वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो ईरान का 10 पॉइंट प्रोग्राम था, उसमें से एक पॉइंट था कि इसमें लेबनान भी शामिल होगा। और जो जो एक एक यूएस जो एग्री हुआ था, उस यूएस ने सिर्फ इतना कहा था, वी कैन कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि लेबनान के ऊपर में हमला बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने एक लाइन क्रॉस किया होगा, पाकिस्तान को लताड़ पड़ेगी जब वैंस आएंगे, तो वो उसके लिए शहबाज और मुल्ला, वो लोग यूज टू हैं, वो लताड़ खा लेंगे। लेकिन जो विश्व शांति के लिए जो उनका जो एक इमेज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे वो अड़ग रहेंगे। उनका पार्लियामेंट या जो भी है, उनका मीडिया उसको लेके चलता रहेगा। लेकिन द बॉटम लाइन जो ये है कि अगर मान लीजिए 15 दिन के लिए भी पर बात बॉटम लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रही ना जहाँ सर, प्रॉब्लम इज दिस। और हम देख रहे हैं कि अभी एक देश है जो शायद अपनी साख बचाने के लिए ही सही, बट सीज फायर के लिए रेडी हो गया, अमेरिका, सुपर पावर। और उसकी सुपर पावर वाली दादागिरी भी अभी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है। मलिका जी, इस पर ज़रा बताइएगा। हम देखते हैं इस्लामाबाद में जो ये वार्ता होगी, उससे पहले एक खौफनाक शांति है, लेकिन क्या ये आने वाले बड़े तूफान की ओर अग्रसर नहीं हो रही है? ऋतु जी देखिए, कहीं ना कहीं ट्रम्प और नेतन्याहू एक साथ इस वॉर में कूदे थे, थिंकिंग कि एक क्विक विन होगा। अमेरिका को लगा कि ये इराक वॉर जैसा होगा, कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा है वेनेजुला जैसा होगा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को और ईरानियन रिजीम को, और जिसका अब उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो चुकी है। और पूरा ट्रम्प का इलेक्शन, अगर आपको याद है ऋतु जी, उनका पूरा इलेक्शन में उन्होंने कैंपेन में यही बोला था कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं भी नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल भी अमेरिकन मिलिट्री को कहीं और नहीं भेजेंगे। फिर ये सऊदी और ये इराक, ये कुवैत, ये तमाम जगहों पर कहां से आ गए? दीवान सर भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, इसके बाद आ रही है दीवान सर। जी मलिका जी। ऋतु जी देखिए, कंटिन्यूअसली जब इनका कैंपेन इस चीज में रहा था, जब वो बोलते हैं कि कमला हैरिस विश्व युद्ध 3 शुरू करेंगी, आज के टाइम में क्या हालत है? अप्रूवल रेटिंग अमेरिका की लो हो चुकी है, क्रेडिबिलिटी ना केवल अंदर गिरी है अमेरिका की, इंटरनली बाहर भी गिर चुकी है। इनकी नेगेटिव में अप्रूवल रेटिंग आ रही है आज के टाइम में, बट इनको कहीं ना कहीं ये पता है ऋतु जी कि इनका ये लास्ट टर्म है, और इस लास्ट टर्म में ये अमेरिका को एज अ मैड किंग एक केओस में छोड़ना चाहते हैं, अपनी बिजनेस डील्स करना चाहते हैं, अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस बेचना चाहते हैं। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर का कोई भी आप देखिए बैकग्राउंड नहीं रहा है। ये स्टीव विटकॉफ उनके गोल्फिंग बडी है, उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनको इन्होंने वेस्ट एशिया का एक्सपर्ट बना के रख दिया है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो दीवान सर, इस पर जरा आप अपनी राय रखिएगा। और एक चीज जो मुझे बताइएगा कि इजराइल जो है अभी इस पूरे सिनारियो में अगर बहुत कूद कर आया था, दे वर थिंकिंग कि वील गेट अ क्विक विक्ट्री, वो मिल नहीं पाई, तो क्या प्लान बी इनका रेडी ही नहीं था, या इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम इन्हें एलिमिनेट कर देंगे और चीजें खत्म हो जाएगी? बिल्कुल थे, तभी तो मैं कह रहा हूं बार बार, आप अभी कहा मैंने कई बारी कि तभी तो चाहते हैं रिचार्ज का टाइम मिले, और रिचार्ज 2 हफ्ते में शायद ना हो, 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी हो जाए। पर छोटी सी 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। अमेरिका ने इजराइल के कान में बोला भी हल्का करो हमला, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ईरान क्या कहता है, तुम लेबनान पे अटैक करोगे, तुम सऊदी, दुबई, बहरीन पे करेंगे, समझे? इसलिए वो मान रहा है इजराइल अगर ठंडा होगा तो, अगर न्यूज लेटेस्ट देखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे युद्ध विराम में ट्रम्प का हाल ये हो गया है कि आकाश से गिरा, खजूर में अटका। खजूर कैसे? अरे 28 फरवरी से पहले तो दुनिया भर फ्री चल रहे थे वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब तो $2 मिलियन का युआन में टोल टैक्स देंगे। डॉलर की सुप्रीमेसी पे भी हिट हो रही है, और पैसा भी दिया जा रहा है। देखिए, इसमें $2 मिलियन मतलब 2 मिलियन बैरल्स VLCC में होता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर में। तो सर वो तो कसूरवार है, उनको तो अगर टैक्स उनके ऊपर लग रहा है दैट्स ओके, वो उनकी डीलिंग्स है, बट उसका दंश तो दुनिया वालों पर भी तो पड़ रहा है। आज तक तो फ्री में गुजर रहे थे, लेकिन अभी तो दुनिया को भी देने पड़ेंगे टैक्स। जी मैं ये तो कह रहा हूँ, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भेज दूं, ट्रम्प का क्या मतलब है उसको अलाउ करने का? यूएनओ के अंदर नेचुरल स्टेट है, जैसे मलाका स्टेट है, मलाका क्यों मलेशिया सिंगापुर पास में, वो भी शुरू कर देंगे चार्ज करना। ऐसे तो यूएन अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, नेचुरल स्टेट में फ्री पैसेज है, क्यों आपने कैसे अलाउ कर दिया? तो इस पे बात जाके अटक जाएगी।
ओके सर, दीवान से मैं आ रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद दिनेश सर आपसे एक प्रतिक्रिया लूंगी। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को इस दफा निशाना बनाया गया और आपको बता दें यहाँ पर हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत हो गई है। आईडीएफ का ये कॉल है, इजरायली डिफेंस फोर्स, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को इस दफा टारगेट पर लाया गया है, निशाना बनाया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने अब लेबनान पर सटीक हमले करना शुरू कर दिया है और यही पार्ट जिसको सीज फायर को लेकर कहा जा रहा है कि सीज फायर लेबनान इसका हिस्सा नहीं है। चाहे बात हिजबुल्लाह की हो या बात तमाम उन संगठनों की हो जो इस पूरे संघर्ष में इस वक्त ईरान का समर्थन कर रहे थे, इजराइल के ऑपोजिट जितने भी गुट एक्टिव थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर इजराइल अपना पक्ष जो है लगातार इस वक्त मुखरता के साथ रखता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लॉन्च ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दिनेश सर, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। हिजबुल्लाह पर अभी भी हमले नहीं रुके हैं। आईडीएफ का कॉल है कि हम उनके ठिकानों पर ये निशाने बनाते रहेंगे। हिजबुल्लाह इज नोवेयर पार्ट ऑफ दिस पैक्ट, नोवेयर पार्ट ऑफ दिस डील, नोवेयर पार्ट ऑफ दिस सीज फायर। दिनेश सर। और लेबनान का पिछली बार जो है सीज फायर या जिस प्रकार का समझौता हुआ था, उसके बाद से जो है लेबनान ने जो है सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद पहली दफा जो है इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था। तो इजराइल जो है अपने डिफेंस के तौर के ऊपर जो वो वेल विद इन इट्स राइट है कि वो लेबनान के ऊपर अटैक करे। दूसरा एस्पेक्ट ये हो जाता है कि ऑल ऑफ ए सडन जो है इनका जो है लड़ाई जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल ने भी देखा कि अब 15 दिन के लिए जो है, जो 2 वीक के लिए जो सीज फायर है, ये अच्छा टाइम है कि इसको इस तरफ को डायरेक्ट कर लिया जाए, यूटिलाइज कर लिया जाए और हिजबुल्लाह को जो है समाप्त किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ 2 एस्पेक्ट जो वो निकल कर आए थे इजराइल से, जैसा मैंने पहले बताया कि लेबनान के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद आने वाले दिनों के अंदर एम्बेसडर लेवल टॉक जो है उनकी वाशिंगटन में होगी। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि हम इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सीज फायर का पीस प्रोसेस जो ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाला है उसके ऊपर कोई अफेक्ट ना पड़े। तो अभी फिलहाल जो है जब तक कि कोई कंक्रीट बात निकल के नहीं आ जाती है, या हिजबुल्लाह जो है अपने हमले को रोकता नहीं है, तब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये इस बार की जो जंग की शुरुआत है वो लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है, ना कि इजराइल की तरफ से हुई है। तो हमें जो है इजराइल को किसी प्रकार से भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो अननेसेसरी जो है सर ब्लेम किसको किया जाएगा, सवाल तो वही है, ब्लेम किसको किया जाएगा। अब सीज फायर के लिए इजराइल को पता नहीं है, सीज फायर की बातें, सीज फायर का पैक्ट, इसको लेकर एक भी इंफॉर्मेशन बेंजामिन नेतन्याहू इस पक्ष में कि हमें पता ही नहीं है कब इसको लेकर रातों रात बात हो गई, क्योंकि अभी तो बात सभ्यता को मिटाने की हो रही थी। अब रातों रात ये पैक्ट बन जाता है कि आप सीज फायर कर लीजिए, हॉर्मुज खोल दीजिए, दुनिया वाले इसका दंश झेल रहे हैं और इसमें मध्यस्थता जो एक ऐसा देश कर रहा है जो खुद कंगाल है। अब ये एक बहुत बड़ी कड़ी बन जाती है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इसके बाद आ रही हूँ जहाज सर आपके पास। सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है और मनीफा उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया गया है। हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी नुकसान, यानी कि अब देखिए पूरे नेटवर्क को नेस्त नाबूद करने की ओर ये आगे जो रुख है नजर आ रहा है, उत्पादन संयंत्रों को निशाना बना करके। और सऊदी नागरिक की मौत का ये जो बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर यह अटैक ये दिखाता है कि इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर्स है, एनर्जी स्टेशंस हैं, इन सब स्टेशंस को टारगेट बनाकर अभी भी ईरान अपने मंसूबों पर कहा जाए तो आगे बढ़ रहा है। जहाँ सर इन एनर्जी सब स्टेशंस के बारे में जरा बताइएगा। और एक जैसे कि बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के एक नागरिक की सिविलियन की मौत भी हो गई है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट ईस्ट एंड वेस्ट पाइपलाइन हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू दिस। अब इस इफेक्ट को कैसे ले रहे हैं, और एक नेटवर्क जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईरान तो अभी अग्रसर है, वो कह रहा है इस्लामाबाद की वार्ता तो बाद में होगी, उससे पहले हम ये जरूर दिखाएंगे, कम से कम ऐसा ना हो कि अमेरिका इसमें एड्ज ले ले कि हम अंदर खाने अपने हथियार लोड कर ले। देखिए, अमेरिका तो एज लेगा ही लेगा, इसमें आप कोई दो राय नहीं है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, नेतन्याहू हमेशा से एक हल्के से वीकर फुटिंग पे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के भरोसे वो लड़ रहे हैं।
अगर अमेरिका अपना हाथ खींच ले अगर इसराइल से, जो कि नहीं खींचेगा, तो फिर ईरान जो है वो भारी पड़ जाएगा इसराइल के ऊपर में। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ट्रंप ने नेतन्याहू कहा है गो ऑन द लो की, तो उनको ये मानना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये वार्ता शुरू होती है, आप जानते हैं कहीं भी जब वार्ता होती है उसके पहले वॉर का एक एस्केलेशन होता है। दोनों पार्टी अपनी अपनी लिवरेज पॉइंट जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं है, तो इसलिए कोई इसमें होल्ड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अमेरिका यही चाहता है कि जो जो वो लिख के देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो मेडिएट ही कर रहा है ना, तो पोस्टमैन ही है। चाहता है अमेरिका ट्रंप के थोड़ा सा लिवरेज पाकिस्तान को इस रीजन में मिले, क्योंकि वो काफी हल्का है रीजन में उसकी कोई बात नहीं मानता है। लेकिन जो एक बैठक बुलाई गई थी टर्की, सऊदी और पाकिस्तान की, तो इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा लिवरेज मिला था कि टर्की नेटो का देश था, नेटो का सहयोगी है, सऊदी जो है अमेरिका का भी सहयोगी है, और पाकिस्तान के साथ ही मिलिट्री उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा लिवरेज मिला था। अब आने वाले दिनों में ये जो वार्ता शुरू हुई, अगर ये वार्ता फ्रुक्टिफाई होती है, अगर सबों को शांति का एक एक मौका मिलता है, तो सब इसके लिए जाएंगे। क्योंकि फिर से मैं दोहराता हूं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट को कि वॉर पीस आपको जिस भी कंडीशन पे मिले उसको लेने की कोशिश कीजिए, और ये ये तो है। बहुत स्पष्ट है कि आपको शांति जिस भी फॉर्म में मिले आप लीजिए। लेकिन मल्लिका पांडे जी, अगर हम इस बात को समझे कि एक दो फेजेस पे इस वक्त जो बातचीत चल रही है, एक मसला है ईरान अमेरिका इसराइल का जो अभी संघर्ष चल रहा है, एंड दूसरा वाला ये कि लेबनान पर हिजबुल्लाह को लेकर, हमास को लेकर के जो एक युद्ध है इसराइल का, वो कहाँ रुकेगा। तो अब ये इसमें ये भी ऐड ऑन हो गया है, ये भी कहीं से पीछे नहीं है। तो ये सॉल्यूशन निकलने किसका वाला है? दुनिया ये पूछ रही है कि ये ईरान के भीतर जो संघर्ष चल रहा था उसको रोकने का प्रयास है इसराइल द्वारा, या ये हिजबुल्लाह के काउंटर के रूप में एक तरह से एक्शन है? रितु जी, ये इजराइल की एक्सपेंशन पॉलिसी के अंतर्गत है। अगर आप देखिए जैसे उन्होंने गजा में किया, उसके बाद अभी देखिए आप सदर्न लेबनान को कहीं ना कहीं पूरा इजराइल कैप्चर करना चाहता है। जो सदर्न लेबनान और नदर्न लेबनान के बीच में एक एसेंशियल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक ब्रिज था जो दोनों जगहों को कनेक्ट करता था, उसको इजराइल ने सबसे पहले अटैक करके खत्म किया। सदर्न लेबनान क्या है, शेयर करता है बॉर्डर इजराइल के साथ। ईरान इमीडिएट बॉर्डर शेयर नहीं करता है इजराइल के साथ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इजराइल एक एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी तोड़ना चाहता है इजराइल। केवल ईरान ही नहीं उसमें मौजूद है, उसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो पूरा हम देखते हैं हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास, क्योंकि इजराइल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली बार अमेरिका उसको इतने ताकतवर तरीके से बैक कर रहा है। सबसे पहले मिलिट्री उसकी बैक कर रहा है, क्योंकि आईडीएफ के मैं लेफ्टिनेंट जनरल का रिमार्क पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे रिसोर्सेज जो फुट ऑन ग्राउंड है, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो टायर्ड हो चुके हैं। अब हमारे पास रीफिलिंग सिचुएशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक तीर से दो निशाने वाला जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इजराइल करना चाहता है कि ईरान को तो करना ही चाहता है, बट उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी खत्म करना चाहता है, और सदर्न लेबनान को वो एज अ बफर जोन यूज करना चाहता है, जैसे वो गजा को कर रहा है। तो रितु जी, वो एक्सपेंशन पॉलिसी हमेशा से इजराइल की रही है, और कहीं ना कहीं ये पूरे थ्रेट रहे हैं उसके, बहुत बड़ा उसकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में रहे हैं, चाहे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ईरान हो। और 40 साल के बाद, नेतन्याहू का आपने स्पीच भी पढ़ा होगा, बहुत बार आपसे डिस्कशन भी हुआ है कि 40 साल के बाद ऐसा कोई यूएस में प्रेसिडेंट आया है जो इजराइल को इतना सपोर्ट कर रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड अलग बात है, बट यहाँ पर पहली बार ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने अपना पूरा मिलिट्री एक पॉइंट इजराइल दीवान को सर दिया का। है। हाँ दीवान सर प्लीज। बिल्कुल पांडे मैडम ने, मल्लिका मैडम बिल्कुल ठीक कहा रितु जी। एप्स्टीन फाइल की तलवार लटक रही है ट्रम्प के ऊपर। युद्ध भी इसलिए स्टार्ट किया और इजराइल की बातें भी इसलिए मान रहा है। और सेकंड मैं बताऊं आपको बात, लेबनान की सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स टाइप इस चीज से है। राज में सरकार जो है, लेबनान में जो सरकार है वो तो हिजबुल्लाह का अगेंस्ट है। तो अगर कोई मध्यस्थता होती है तो सरकार का, लेबनान सरकार का हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल और वर्चस्व बढ़ सकता है, जो अच्छी बात है। टेररिस्ट एलिमेंट को कंटेन कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, होगा।
पर बात एक ही है, लेबनान पे अटैक होगा तो ईरान, सऊदी, बहरीन, कतार को ठोकेगा, वो ठोक रहा है। तो ये गिव अब एंड टेक देखते हैं है। सर, ये जो आतंकिस्तान है ये कहाँ तक वार्ता को सफल करवा पाता है, इस्लामाबाद में क्या होता है और क्या अमृत निकलता है एक ऐसे देश से जो कि खुद कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपना पक्ष यहाँ पर रखा। वक्त मेरे पास इतना ही था। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।